कैसे हैं पटेल जी? यहाँ कैसे? आप कौन है भैया? मैं कोई पटेल वटेल नहीं हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपने मेरी हालत नहीं देखी। मैं तो बस एक मामूली। अनिरुद्ध एक नौजवान युवक था जो रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी पर था। रेलवे में नौकरी के कारण अक्सर अनिरुद्ध का तबादला होता रहता था और उसे अपनी पत्नी नीलिमा के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर रहना होता था। एक दिन अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ बाजार गया। उसकी पत्नी खरीदारी में लगी थी। तभी अनिरुद्ध की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसे देखकर अनिरुद्ध को वह बूढ़ा आदमी जाना पहचाना लगा, जैसे वह कोई उसका पुराना परिचित हो। अनिरुद्ध ने जब दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया। अरे हाँ, ये तो नाथूखेड़ी के पटेल जी हैं। पर ये यहाँ कैसे आए? अनिरुद्ध के मन में कई सवाल उठने लगे और वह खड़ा खड़ा सोचने लगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं नाथूखेड़ी में स्टेशन मास्टर था। वहीं मेरी मुलाकात पटेल जी से हुई थी। पटेल जी एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के आदमी थे। वह रोज मुझे अपने खेतों में घुमाने के लिए लेकर जाया करते थे। उस समय नीलिमा नाथूखेड़ी में रहने नहीं आई थी, तो पटेल जी रोज अपने घर से मुझे खाने का डिब्बा लेकर आया करते थे। अनिरुद्ध अभी खड़ा सोच ही रहा था कि उसके कानों में नीलिमा की आवाज आई। क्या सोच रहे हैं? चलिए। तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। यह बोलकर अनिरुद्ध उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी पहचान पूछता है, पर वह बूढ़ा आदमी खुद को पटेल जी मानने से इनकार कर देता है। अनिरुद्ध उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानता और कहता है, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ काका। आप नाथूखेड़ी के भेरूलाल जी हैं। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो भाई, मान लिया कि मैं नाथूखेड़ी का पटेल हूँ। पर तुम कौन हो? अरे काका, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं अनिरुद्ध शर्मा हूँ, नाथूखेड़ी में स्टेशन मास्टर था। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर चमक आ जाती है। खुशी के मारे वह अनिरुद्ध को गले लगाना चाहते हैं, पर अपनी हालत देखकर झिझक जाते हैं। फिर अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर बोलते हैं, अरे बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पर तुम इतनी दूर यहाँ कैसे? मेरी पोस्टिंग यहीं इस गांव में हुई है और मैं यहाँ अपनी पत्नी नीलिमा के साथ रहता हूँ। पर काका, आप यहाँ इस हालत में कैसे? यह सुनकर पटेल जी का चेहरा मुरझा जाता है और वे उदास मन से बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। अनिरुद्ध का मन नहीं मानता और वह फिर कुरेदना शुरू कर देता है। ऐसा भी क्या हो गया जो आप इस हालत में पहुंच गए? तुम्हारे तबादले के नाथूखेड़ी से हो जाने के कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद मुझे यह जमीन, जायदाद, घर, कुटुंब सब बेकार लगने लगे। इन सब चीजों से मेरा मन उचट गया। मैंने अपनी सारी जमीन, जायदाद, जेवर, रुपया पैसा सब कुछ अपने दोनों बेटों में बांट दिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। मेरे बेटे मुझे रोटी पानी देते रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में मेरे खाने को लेकर झगड़ा होने लगा। तब गांव वालों ने उन्हें समझाया तो दोनों ने भोजन की बारी बांट ली। एक हफ्ते में एक के घर खाना खाता, दूसरे हफ्ते दूसरे के घर में। फिर दोनों के बीच में इस पर भी झगड़ा होने लगा। एक कहता, तू बाबूजी को खाना खिला, मेरे पास इंतजाम नहीं है। दूसरा कहता, नहीं, अब तेरी बारी है, तू ही खिलाएगा। और हद तो तब हो गई जब एक दिन साग में नमक कम होने पर मैंने जब छोटी बहू को यह बात बोली तो उसने मेरे आगे से खाने की थाली छीन ली। मुझे वह अपमान अब तक नहीं भूला, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया।
किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं की और मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर काका, आप रहते कहाँ हैं? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर में सोता बैठता हूँ। उसी के दलान में अपना बिस्तर बिछा लेता हूँ। जब ठंड ज्यादा बढ़ती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में नींद जरा कम ही आती है। यह बोलकर पटेल जी वहां से चल देते हैं। अनिरुद्ध सन्न खड़ा उनकी बातों को सोच रहा था। अनिरुद्ध और नीलिमा घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर अनिरुद्ध नीलिमा को पटेल जी के बारे में सब बताता है। सुनकर नीलिमा बहुत दुखी हो जाती है। बेचारे कैसे बच्चे हैं इनके, जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बुजुर्ग तो घर में शीतल छाया की तरह होते हैं। शीतल छाया? हाँ, यह शीतल छाया तो मुझे से न जाने कब की हट गई। कितनी परेशानियां उठाई थीं पिताजी ने मुझे पढ़ाने लिखाने में, और जब उनके लिए कुछ करने का समय आया तो वे चल बसे। अनिरुद्ध अभी यह सोच ही रहा था कि नीलिमा बोलती है, क्या हम काका को अपने घर नहीं ला सकते? मैं भी लाना चाहता हूँ, पर वे आने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इस पर नीलिमा अनिरुद्ध को एक सुझाव देती है। दूसरा दिन होते ही सुबह सुबह अनिरुद्ध पटेल जी के पास पहुंच जाता है। तेज ठंड से उनके हाथ कांप रहे थे। अनिरुद्ध को देखकर खुद को संभालते हुए बोलते हैं, अरे बेटा, सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? कहाँ काका, खैरियत नहीं है। मुझे आपसे जरूरी काम है। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। काका, मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है। नीलिमा घर पर अकेली है। अगर आप 2 महीने के लिए नीलिमा के साथ रुक जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुनकर पटेल जी कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है बेटा, पर 2 महीने बाद तुम मुझे यहाँ वापस छोड़ जाना। बिल्कुल काका, क्यों नहीं। अनिरुद्ध पटेल जी को अपनी कार में बिठाकर घर पहुंचता है। पटेल जी को आया देखकर नीलिमा भागकर उनके पास जाती है। अनिरुद्ध दोनों को अलविदा कहकर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। नीलिमा पटेल जी का अपने पिता की तरह ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है और अपनेपन से। पटेल जी की खांसी अब खत्म हो गई थी और उनके बूढ़े मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई थी। समय बीत रहा था। पटेल जी अक्सर नीलिमा से पूछते थे, बेटा, अनिरुद्ध की ट्रेनिंग कब तक खत्म होगी? वह घर कब तक आएगा? यह सुनकर नीलिमा मुस्कुरा देती। जल्दी ही आ जाएंगे काका सा। सच तो यह था कि अनिरुद्ध किसी ट्रेनिंग पर गया ही नहीं था। यह तो उसने बस पटेल जी को घर लाने के लिए झूठ बोला था। दिन भर अनिरुद्ध अपने काम पर रहता था और शाम को पीछे के दरवाजे से अंदर जाता था। 2 महीने बीत गए। पटेल जी कुर्सी पर बैठे थे कि तभी अनिरुद्ध उनके सामने आ जाता है। कैसे हैं काका? नीलिमा के साथ कैसा कटा आपका समय? अरे बेटा, तुम कब आए? रात को आया था काका, आप सो रहे थे। बहू की तो पूछो मत, माता पिता से बढ़कर सम्मान दिया है और सेवा की है मेरी। पर अब इजाजत दो, मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहता। क्यों काका? हम लोग आपके अपने नहीं हैं, पराए हैं। इसलिए आप खुद को बोझ बता रहे हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यह सुनकर पटेल जी की आंखों से आंसू बहने लगते। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम तो मेरे अपनों से भी बढ़कर हो। अब मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम ही मेरे बेटे और बहू हो। यह बोलकर पटेल जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दरवाजे पर खड़ी नीलिमा की आंखें भी नम हो जाती हैं।